नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जुनून मंजिल इश्क के ये सेकंड एपिसोड है, सेकंड पार्ट है। कह तो नहीं सकते कि ये एक एपिसोड है। एक्चुअली आप लोगों को मैं पूरी स्टोरी पहले पार्ट में बता ही चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पार्ट में मज़ीद बातें ना करूँ और आप लोगों को टू द पॉइंट नावल सुनाऊँ और आप लोग उससे महजूज़ हों और अपना फीडबैक मुझे दें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो बेटा? उमर ठीक तो है तुम्हारे साथ? आज वो बड़े दिनों बाद हयात वाला आई थी। उमर की तरफ से तो खैर कोई पाबंदी नहीं थी, मगर उसे टाइम ही नहीं मिलता था। अब भी उमर ऑफिस जाते वक्त उसे ड्रॉप कर गया था। फ़ाखरा बेगम ने उसका कमलाया चेहरा देखा तो झट उसे सीने से लगाते हुए तफक्कुर से बोली, मैं ठीक हूँ अम्मी, बस जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। उमर नखरे भी तो बहुत करता है, हर बात में बिल्कुल बच्चा बन जाता है। माँ की गोद में सर रखते हुए उसने आधे झूठे आधे सच से काम चलाया। वो इस एतराफ़ का हौसला नहीं कर पाई थी कि उमर भी उसका नहीं हुआ, उसके दिल पर भी किसी और का बसेरा है। वो खुद को झूठी तसल्ली देती थी कि वो कुछ भी करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो रात गए तक जब मोबाइल से चिमटा रहता तो उसे फ़र्क पड़ता था। वो उसके होते हुए किसी गैर औरत की तरफ मतवज्जे हो, इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी और शायद ये बात किसी भी बावफा औरत से बर्दाश्त नहीं होती। उमर आए तो कान खींचूंगी उसके। कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम। गज़ब खुदा का, बहुत हाथ से निकल गया ये लड़का। उसके घने बालों में उंगलियां चलाते हुए वो मसनूई खफके से बोली। लहजे में उमर के लिए भी मिठास ही थी। अम्मी, तैमूर का क्या बना? मैंने सुना था वो माफ़ी मांगने आया था आप लोगों के पास। उसे अचानक याद आया तो उठ बैठी। फ़ाखरा बेगम के चेहरे के तासुरात एकदम अफसुर्दगी में बदले थे। बेटा, हमने तो माफ़ कर दिया, मगर अजीम भाई नहीं मान रहे। हालांकि तुम्हारे बाबा ने भी इतना समझाया, मगर वो कहते हैं उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। दर दर धक्के खाएगा तो अकल ठिकाने आएगी। नहीं अम्मी, जो भी हुआ अब उस पर कहने का क्या फ़ायदा है, बल्कि जो भी हुआ इसमें अल्लाह की कोई हिकमत ही होगी। मैं शायद तैमूर के साथ ही खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी ना गुजार सकती। उमर जैसा भी है वो मेरा ख्याल रखता है और फिर मेरा हम मिजाज है, सो मुझे तो अब कोई शिकवा नहीं। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने घर में खुश हो। तैमूर तो किसी और लड़की के चक्कर में था क्या, बल्कि अब भी है। शक्ल से कैसा शरीफ दिखता है। खैर, उम्र है उसकी भी ऐसे कामों की, क्या कह सकते हैं। उसे फ़ाखरा बेगम की बात पर हंसी सी आई। ये उम्र सिर्फ ऐसे कामों के लिए ही तो नहीं है अम्मी, यही तो वो उम्र है जिसके बारे में अल्लाह ताला बंदों से सवाल करेगा कि अपनी ये उम्र किन कामों में गुजारी। मगर अफसोस, सारे अंधाधुंध जन और जर के पीछे भाग रहे हैं। जवाबदेही का तो किसी को कोई खौफ ही नहीं है। बस बेटा, औलाद माँ बाप के हाथों से निकली हुई है, कहाँ समझती है ऐसी बातें। उन्होंने ठंडी सांस भरकर अफसोस में सर हिलाया। अच्छा छोड़िए, माँ हम कैसी है, उसे कहीं कभी मिलने आ जाए मुझसे। एक दो रोज़ में इधर आने वाली है, तब कहूँगी उसे। और ये उमर ने भी फजूल जिद लगा रखी है तुम्हें वहाँ रखने की। भला अकेली जान का क्या दिल लगता होगा वहाँ। फिर उनका ध्यान भटका तो परेशानी से गोया हुई और आबिया ने उनके शफीक चेहरे को नज़रों के हाले में लेते हुए एक बार फिर उनकी गोद में सर टिका दिया। देखो मलिहा, तुम यूँ मुझसे नाराज़ होकर जाओगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कैफेटेरिया में वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मलिहा खामोश थी और उमर आज़र्दगी से उसे देख रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ उमर, तुमने एक अच्छा फ़ैसला किया है। बस वक्ती शौक़ है ना, आहिस्ता आहिस्ता संभल ही जाऊँगी। कप के किनारे उंगली फेरते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली। उमर यासियत से बोला, तो फिर इतनी जल्दी जा क्यों रही हो? पहले भी मुझे बताए बगैर चली गई थी। मैं इतना अपसेट हुआ था तुम्हारे बारे में सोचकर, और अब तुम स्पेशली राबिया से मिलने मेरी फरमाइश पर आई हो तो उससे मिले बगैर ही जा रही हो। शायद वो ये सब अच्छा ना समझे उमर। तुम कहते हो ना, तुम मुझसे बात करते हो तो उसे बुरा लगता है, मगर उसने कभी मुझसे कहा नहीं। I mean, ये सिर्फ मेरे महसूसात हैं। हो सकता है उसे बुरा ना लगता हो, अगर लगता होता तो वो दिल में रखने वालों में से नहीं है। और वैसे भी अब तो उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया, बहुत चुप चुप सी रहने लगी है। तुम उसका ख्याल रखा करो ना, वो पहले ही बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। तुम्हारे कज़न ने जो कुछ उसके साथ किया है, वो इतनी जल्दी ये सब फरामोश नहीं कर सकती। मलिहा उदासी से बोल रही थी और उमर जो बड़ी तवज्जो से उसे देख रहा था, उसके जहन में जमाका सा हुआ मलिहा से बात करने का। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। तुम्हें याद है मलिहा, मैंने तुमसे एक बार सवाल पूछा था। उमर ने बात की तमहीद भी बड़ी अजीब से अंदाज में बांधी थी। वो नासमझी की कैफियत में उसे देखने लगी।
याद है तुमने एक बार वो कश्ती वाला मैसेज भेजकर मुझसे मेरी राय जानना चाही थी कि अगर कश्ती में 2 लोग डूबते हों तो मैं किसे बचाऊंगा, उससे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ या उससे जो मुझसे मोहब्बत करता हो। और तुम्हें याद है उस वक्त मैंने क्या जवाब दिया था? उमर जो कुछ उसे याद दिलाना चाह रहा था वो उसे याद आ गया था, मगर वो उलझन में थी कि इस बात का उनकी गुफ्तगू से क्या ताल्लुक़ हो सकता था। मुझे अपना सवाल और तुम्हारा जवाब अच्छी तरह याद है। वो संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जे थी। और तुम्हें याद है यही मैसेज मैंने भी तुम्हें भेजा था और तुमने जो जवाब दिया था उस पर हमारी कितनी बहस हुई थी। उमर ने उसकी आंखों में झांका, उसकी उलझन और बड़ी थी। हाँ मुझे याद है सब, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही एक बार मैंने अपनी मोहब्बत को डूबने से बचाया था और अब तुम्हारी बारी है, तुम उसको बचाओ जो तुमसे मोहब्बत करता है। उमर बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला था। मुझसे मोहब्बत? मलीहा ठटक कर रह गई। हाँ तुमने कहा था ना तुम उसको बचाओगी जो तुमसे मोहब्बत करता होगा, और मुझे तुम्हारा ये जवाब बहुत गैर फितरी लगा था क्योंकि हम उन्हें डूबता और मरता नहीं देख सकते जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मगर तुमने कहा था मोहब्बत करने वाले शख्स का हाथ थामना उस शख्स का हाथ थामने से बेहतर है जिसकी ज़िंदगी में आप कहीं भी नहीं है। एक शख्स की गलती अगर तुम्हारी हाथ से सुधर सकती है तो क्या मज़ायका है? उमर प्लीज़ काम की बात करो। वो अच्छी खासी झुंझला गई थी। तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है, मगर मैं चाहता हूँ आंटी एक दफ़ा यहाँ पाकिस्तान आए। मैंने किसी स्पेशल बंदे से उसे मिलवाना है। उमर हनूज संजीदा था और मलीहा ने बेसाख्ता तवील सांस खींची थी। इतनी फजूल बात के लिए इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत थी? मैं इतनी जल्दी किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहती। मलीहा ने 2 टोक इनकार किया, फिर बात बदलते हुए बोली, अच्छा छोड़ो इस बहस को। शारजा कब आओगे? मैं इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। तुम्हारा हाथ मांगने आना है और तुमने इनकार नहीं करना। वो अभी भी अपनी बात पर डटा हुआ था। उमर मैं अभी। मलीहा प्लीज़ तुम खुश रहोगी, मुझे पूरा यकीन है। वो इस कदर लजाजत से बोला कि फिर वो कुछ लम्हों के लिए कुछ बोल ही ना सकी। तुम जानते हो मेरे और मम्मी के अलावा घर में कोई और नहीं है। मैं पहले ही यहाँ हूँ। मम्मी के लिए सब कुछ छोड़कर आना मुश्किल है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मलीहा, वो आ जाएंगी, बल्कि वो आएंगी तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है उन्हें अपने घर में देखने की। अगर वो राज़ी हुई तो मैं उन्हें मुस्तकिल यहीं ले आऊँगा। वो रवानी में जो कुछ कह रहा था वो मलीहा के सर से गुजर गया। उसके चेहरे के हैरान कुन तासुरात से हंस उठाते हुए वो नरमी से बोला, मैंने इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मलीहा। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता उसे अपने पास रखने की ख्वाहिश तो फितरी है। क्या मतलब? कोई कुंदा सा जहन में लपका था। वो शदीद बेयकीनी की कैफियत में थी। मैं जिस मोहब्बत के पीछे अपनी तालीम, करियर, मुल्क, रिश्ते सब कुर्बान कर सकता हूँ, वो मोहब्बत अगर मेरा मुकद्दर बन जाए तो मुझसे बढ़कर खुशकिस्मत कौन हो सकता है? वो एक जज़ब के आलम में बोल रहा था और मलीहा पर धड़ाधड़ 7 आसमान जैसे एक साथ ही गिर पड़े थे। उसकी माँ का उम्र से क्या रिश्ता था, अब ये पूछने की ज़रूरत नहीं रही थी। और उसे तो अभी अपनी खुशकमानियों की राख भी इकट्ठी करनी थी। वो उमर हसन की ज़िंदगी में कहाँ थी, ये बात वो बड़ी अच्छी तरह जान गई थी। हेलो राबिया, कैसी हो? माहम की खिलाफ मामूल संजीदा सी आवाज़ माउथ पीस से उभरी तो वो मुस्कुरा दी। आज बड़े दिनों बाद उसका फ़ोन आया था। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस तुम्हारे लिए कुछ टेंस थी। मेरे लिए? क्यों, मुझे क्या हुआ है? वो हैरान होकर बोली। तुमसे एक बात मालूम करनी है, प्लीज़ सच बताना। वो फ़ौरन असल बात पर आई थी। पता नहीं वो उससे कौन सी पहेलियाँ बुझवा रही थी। वो उलझ कर बेचैनी से बोली, पूछो क्या है? उमर के हवाले से बात करनी थी। माँ हमने मोहतात सी होकर जैसे उसका जहन बनाना चाहा। उमर के हवाले से? मगर क्या? देखो राबिया, है तो ये खासा ज़ाती सा सवाल, मगर तुम चूँकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अंधेरे में रखूं। हो सकता है मेरे आंखों देखा झूठ हो, मगर इस मंज़र में कुछ ना कुछ सच्चाई तो बाहर आ रहा है। प्लीज़ माँ हम साफ साफ कहो, क्या हुआ? उलझा क्यों रही हो? मैंने कल उमर को एक लड़की के साथ देखा था, कैफेटेरिया में। दोनों चाय पी रहे थे और उनके अंदाज से भी लग रहा था जैसे उनमें काफ़ी आशनाई हो। माना उमर थोड़ा फ्लर्ट टाइप लड़का है, मगर शादी के बाद इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। तुम जानती हो उस लड़की को? राबिया एक लम्हे के लिए कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। उमर की हरकतों ने उसे एक बार फिर अपनी निगाहों में गिराया था। मुझे नहीं पता यार, वो कौन है? होगी कोई उसकी साबका दोस्त। राबिया ने बेपरवाह बनने की कोशिश करते हुए इस्तज़ाइया कहा, जिस पर माहम कदरे खफा होकर बोली,
पता नहीं तो होना चाहिए यार, वो तुम्हारे होते हुए गैर औरतों पर अपना वक्त और पैसा ज़ाया करे, ये कहाँ का इंसाफ है। तुम नकील डालो ना उसे। मर्दों को नकील नहीं डाली जाती माहम, राबिया ने आहिस्तगी से कहा। वो किसी और का था, ये एतराफ़ मुश्किल था। पहले तैमूर और अब उमर। उसकी किस्मत में मोहब्बत से खोखले मर्द लिखे थे शायद। माहम क्या कह रही थी उसने गौर नहीं किया, क्योंकि वो फैसले की स्लेब पर चढ़ी थी। आर या पार कुछ तो करना ही था। एक कप चाय मिल सकती है? वो किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब उमर की मसरूर सी आवाज़ पर एक पल को ठटकी। ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस वो निखरा निखरा कहीं जाने की तैयारियों में था। वो कब घर आया उसे पता ही नहीं चल सका, और अब कहाँ जा रहा था उसका तो खैर वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। उसने एक सर्द और कारदार सी नज़र दरवाजे में इस्तादा वजूद पर डाली और फिर पढ़कर खामोशी से अपना काम करने लगी। आज वो उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। तुम्हें कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? वो जब धौंस और इस्तेकाक से बोला था, बिल्कुल उसी लबो लहजे में एक बार उसने पहले भी फरमाइश की थी। वो जब उसकी कुछ नहीं थी, वो तब भी उस पर अपना हक जताता था, और अब तो खैर से वो उसकी मलकियत थी। उमर को उसकी बेनियाजी और खामोशी बुरी तरह खली थी। तभी वो दनदनाता हुआ उसके पास आकर रुक गया। राबिया बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी और सर झटकते हुए नागवारी से बोली, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, अपनी ये फरमाइशें उसी से किया करो जिसे दिल में बसाए फिरते हो। उसी से तो कर रहा हूँ। वो एकदम हंसा था और राबिया को उसकी हंसी पर ताव आया था। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया उमर, अब या तो तुम अपनी फजूल हरकतें छोड़ दो या फिर मुझे। क्या हो गया यार, किस बात पर बीपी हाई हुआ है तुम्हारा? उसे गर्जता बरसता देखकर उसे गोना को खुशी हुई थी। मुझे क्या ज़रूरत है बीपी हाई करने की? मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए। किसे लेकर बैठे थे तुम कैफेटेरिया में? हाँ, जेलसी? वो तो मलिहा थी, मेरी बेहतरीन दोस्त। तुम्हें उससे हसद हो रहा है? उसने जानबूझकर मलिहा का नाम लिया, जानता था वो उस नाम से चिढ़ती थी, और वाकई वो चिढ़ भी गई। बाहर में जाए वो, मुझे परवाह नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ मुझे, तुम चाहते क्या हो? अगर वो औरत तुम्हारे हवासों पर इतनी ही सवार है तो यूँ छुप छुप कर मिलने की क्या तुक बनती है? ले आओ उसे निकाह पढ़वा कर, कम अज़ कम मेरी जान छूटे तुम्हारी चाकरी से। इतनी जल्दी उकता गई हो मुझसे? उसके लाल पड़ते चेहरे से हंस उठाते हुए वो गमगीर से लहजे में बोला। खैर, ले आऊँगा बहुत जल्द उस औरत को जिससे मैं मोहब्बत भी करता हूँ, और यकीनन वो करेगी मेरे तमाम काम, और तुम्हारी तरह एहसान भी नहीं जतलाएगी और तुमसे हसद भी नहीं करेगी। वैसे सच पूछो तो तुम उस औरत के पाँव की धूल के भी बराबर नहीं हो। उमर ने सच बोलते हुए सफाकी की इंतहा कर दी थी। कोई अक्स था जो जहन के पर्दों पर लहराया था, और राबिया ये होंठ भिंचे कदरे फटी फटी निगाहों से उमर का सच सुन रही थी। उसके आखिरी जुमले ने उसे अर्श से फर्श पर लापट रखा था। वो अमूमन ऐसी बातें मजाक में करता था, मगर इस वक्त उसकी आंखों से छलकती संजीदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सच बोल रहा था। तो फिर मैं कहाँ हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ उसके हलक से बरामद हुए थे। गम का फंदा सा था जो कहीं सीने में अटक गया था। ज़िंदगी में दूसरी बार उसे अपना वजूद बेमाया होता महसूस हुआ। चाय का पानी उबल उबल कर जोश खा रहा था, मगर उसको होश ही कहाँ था चाय पर ध्यान देने का। उसके अंदर तो खुद एक जंग छिड़ी हुई थी। हर एक की अपनी अहमियत होती है राबिया, ये तुमने ही तो कहा था। जो मकाम उसका मेरी ज़िंदगी में है वह तुम कभी भी नहीं ले सकती। तुम क्या, दुनिया की कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती? वो उसी के अल्फाज उसी को लौटा रहा था, और वो एक बार फिर लफ्ज़ों की जंग हार गई थी। उसने शिकस्तगी से रुख मोड़ा। तो ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी में ले आओ, मैं चली जाती हूँ। उसने एकदम फैसला किया था। यकीन था उमर इतनी आसानी से उसे कहाँ जाने देगा, मगर वो तो जैसे तैयार बैठा था। मर्ज़ी है तुम्हारी, अगर जा रही हो तो वापस भी खुद ही आना, मैं मनाने नहीं आऊँगा। मैं अब वापस आऊँगी तब ना। उमर के रवैये ने उसे बहुत दिल बर्दाश्ता किया था। तभी वो जहर खंद अंदाज में कहते हुए पलटी, तुम जो चाहे करो, मगर इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊँगी। मैंने जितना अरसा समझौता करना था कर लिया, अब मज़ीद नहीं। उमर को सुलगाकर वो किचन से बाहर निकली थी, वो भी उसके पीछे लपका। फजूल ज़िद करोगी तो नुकसान भी उठाओगी राबिया। मैं सचमुच मलिया से शादी कर लूँगा। तो शौक़ से करो, मना किसने किया है? ब्रीफ केस में कपड़े ठूंसते हुए वो अजली ज़िद्दी लहजे में बोली। मगर वो मेरी ज़िंदगी में यूँ नहीं आएगी, पहले फारिग करना पड़ेगा तुम्हें। उमर ने एक और बार किया और वो बुलबुला कर रह गई, मगर उसके सामने हार मानना भी उसे अपनी तौहीन लगी थी। तभी बेपरवाह नजर आने की कोशिश करते इस्तज़ाया हंसी। तुम जो चाहो करो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, संजीदगी से कहते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। और राबिया भी उसके बाद वहाँ रुकी नहीं थी। उमर से झगड़कर वो हमेशा के लिए वहाँ से चली आई थी, मगर उमर हसन की ज़िंदगी से निकलना इतना आसान कहाँ था। चलो तुम कह रहे हो तो मैं वापस लौट जाती हूँ। तुम्हें मंजिल मुबारक हो, नया साथी मुबारक हो, मगर ए हमदम दरीना, मुझे इतना तो बतला दो कि वापस किस तरफ जाऊँ, कहाँ से साथ लाए थे, मुझे इतना तो समझा दो। अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो मुझको इस तरह तोड़ो कि मैं यकसर बिखर जाऊँ। भटकने से तो बेहतर है तुम्हारे पास मर जाऊँ। ठंडे शीशे से पेशानी उठाते हुए उसने एक बार फिर ग्लास डोर के पार देखना चाहा था, जहाँ इस वक्त गहरी तारीकी छाई हुई थी। उसे ऐसी ही स्याही अपने नसीब पर फिरती महसूस हुई। वो जो बड़े यकीन से उमर को कह आई थी कि वो कुछ भी करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसने बड़ा बोल बोला था, और बड़े बोल पर तो अक्सर जान तक बंद पड़ जाती है, देनी पड़ जाती है। उसे फ़र्क पड़ा था और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। वो कैसे अंदाज़ा लगाती। ध्यान एक बार फिर भटक कर उस सफ़ेद लिफाफे पर मरकूज़ हुआ जो सुबह से उसका दिल दहला रहा था। यकीनन उमर ने उसे पहली तहरीरी तलाक भिजवाई थी, क्योंकि कल फ़ोन पर वो यही धमकी उसे दे रहा था। अगर उसे गुमान भी होता कि वो ऐसा कर गुजरेगा तो उसे कभी भी ऐसा कदम उठाने न देती। और अब वो घर वालों का किस मुँह से सामना करेगी, ये ख्याल ही उसके हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी था। अगरचे घर वालों ने उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ा हुआ था, मगर इतना बड़ा धचका तो यकीनन उन्हें भी चौंकाने पर मजबूर कर देगा। उसने घर वालों को हर बात से लाइल्म रखा था, मगर अब वो इस बात को कब तक पोशीदा रखती। अजियत से लब कुचलते हुए वो खिड़की से परे हटी थी। उसने मेज़ पर धरा वो सफ़ेद लिफाफा उठाया और सरल से कमरे से बाहर निकल गई। वो यहाँ रहकर कब तक अपनी मौत का सोग मना सकती थी। ऑफिस के गर्म माहौल से निकलते ही वो एक बार फिर सर्दी के शदीद लपेटे में आई। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। सरमा की आखिरी बारिश उस दिन को यादगार बना रही थी, और ये दिन वाकई उसके लिए यादगार बन गया था। पार्किंग तक आते आते वो अच्छी खासी भीग गई थी, मगर आज उसे अपनी परवाह थी ही कहाँ। तुम बहुत गलत कर रहे हो उमर, तुम्हें उसे यहाँ परेशान नहीं करना चाहिए था। वो दोनों टेरिस पर खड़े रिमझिम बारिश एंजॉय कर रहे थे जब तैमूर सरजनिश करने वाले अंदाज में उमर से मुखातिब हुआ। उमर के चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जो मानो मुस्कुराहट जिसे वो बड़ी मुश्किल से दांतों तले दबाने में कामयाब हुआ था। आप जानते नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी है, अकड़ू है पूरी। उसने सारी ज़िंदगी एतराफ़ नहीं करना था कि मैं उसके नज़दीक क्या हूँ, और फिर इतना हक तो मेरा बनता ही है कि जिस लड़की पर मुझे दुनिया ख़त्म होती महसूस होती है उसके बारे में जान सकूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। उसे अपनी ज़िंदगी में फेयर बंदा चाहिए था, और मुझे उसके लिए अपने फेयर जज्बात, और अब उसे अपने हिजर में नढाल देखकर यकीन जानिए मुझे कितनी खुशी हो रही है। वो बड़ी खुदगर्जी से बोला था। मोहब्बत के मामले में शायद हर बंदा ही खुदगर्ज होता है। तभी तैमूर ने एक बार फिर उसे टोका, इतना मत आजमाओ उसे कि वो तुमसे बदजन हो जाए, और प्लीज़ मलिहा का हवा साफ़ करो उसके दिमाग से। वो बेचारी मुफ्त में नज़रों से गिर गई है उसकी। आपको बड़ा ख्याल है मलिहा का, उमर ने शौक़ी से उसे छेड़ा। वैसे मलिहा से तो मेरे दो रिश्ते हैं, बेहतरीन दोस्त भी है और अच्छी भाभी भी। उसका ख्याल मुझे आपसे ज़्यादा है, आप फिक्र मत करें। और वो जो मेरी शादी के कार्ड के साथ अपने नाम का कार्ड छपवाया था वो, तैमूर को अचानक याद आया और उमर हंस पड़ा। वो तो राबिया को तंग करने के लिए यूं ही एक प्रिंट करवाया था ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं सचमुच शादी कर रहा हूँ। तो क्या मिला उसे तंग करके, वो झुकी तो फिर भी नहीं। तैमूर ने शर्म दिलानी चाहिए। हाँ, मुझे आदत जो है उसे मनाने की, फिर वो क्यों झुकेगी। बालों में उंगलियां चलाते हुए वो जिंदा दिली से मुस्कुराया। चम से उसका खफा खफा रूठा रूठा चेहरा नज़रों के सामने लहराया था, और उसी पल उसकी गाड़ी खुले गेट से पोर्च में आकर रुकी थी। उमर सरा से पीछे हटा ताकि गलती से भी राबिया की उस पर नज़र न पड़ जाए, वरना हयात वाला तो रोज़ आता था। उसकी गैर मौजूदगी का वो खूब फ़ायदा उठाता था। सब घर वालों को अपना हमनवा किया हुआ था, सो सब ही खामोश थे। एक बात कहूँ उमर, तैमूर उसे यूं पीछे हटता देखकर मबहम से अंदाज में गोया हुआ। उमर उसकी तरफ मतवज्जे था। मोहब्बत में बदगुमानी नहीं आनी चाहिए यार, फिर ये रूठ जाती है। तुम प्लीज़ मेरे नाम से जो विशिंग कार्ड उसे खुश करने के लिए भेजते रहते थे, इस बात को भी क्लियर कर लेना उसके साथ, वरना पता नहीं वो कब तक मुझसे बदगुमान रहेगी। और एक बात और, आइंदा उसे खुश देखना हो या रखना हो तो बराह मेहरबानी इस तरह के उल्टे सीधे हथकंडे आजमाने की ज़रूरत नहीं। ओके बॉस। और कुछ?
आपने मेरी खातिर इतना बड़ा स्टैंड लिया, आपका हर हुक्म मानना अब फ़र्ज़ है मुझ पर। वो कॉर्निश बजा लाता हुआ सआदतमंदी से बोला। तैमूर बेसाख्ता हंस पड़ा। हयात वला में खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। तैमूर और मलिहा की बात तय हो गई थी। तैमूर को उमर की सिफारिश पर माफ़ कर दिया गया था, और वैसे भी तैमूर उमर का रास्ता हमवार करने के लिए ही तो मंज़र से हटा था। और फिर उमर उस औरत को भी अपनी ज़िंदगी में ले आया जिसके बगैर उसे हर शय फीकी और गैर दिलचस्प महसूस होती थी। वो सारा वली जो उसकी सगी माँ थी, और वो औरत जिससे वो अकीदत की हद तक मोहब्बत करता था, और वो औरत जिसके पाँव की धूल उसके लिए सरमाया हयात थी। वो मलिहा की सौतेली माँ थी, मगर सगी माँ से बढ़कर। शौहर की वफ़ात पर भी उसने उसकी बेटी नहीं छोड़ी, बल्कि उसकी परवरिश और देखभाल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी नहज तहज तज दी थी। वो उमर से मिलने भी कई बार आई थी, मगर अजीम और सिकंदर ने हमेशा उमर से उन्हें एक फ़ासले से ही मिलने दिया। वो नहीं चाहते थे कि उमर को माँ की हिर्स पड़ जाए और फिर वो उनके पास रहने की ज़िद करे, क्योंकि अपने भाई की इकलौती निशानी को वो नज़रों से ओझल नहीं देख सकते थे। उमर जो पहले माँ की बेहिसी पर करता था, बाद में उन पर फ़ख्र करने लगा। उसने मलिहा के पास अपनी माँ की तस्वीर पहली बार कब देखी थी उसे ठीक से याद नहीं था, मगर ये ज़रूर था कि इसके बाद उसने मलिहा का पीछा नहीं छोड़ा था। वो शारजा चली गई तो वो भी माइग्रेट होकर वहीं चला गया। वो अक्सर छुपकर उस औरत को देखता था जिसकी कोख से उसने जन्म लिया था, और जो किसी और पर दीवानावार अपनी ममता लुटा रही थी, मगर उसे कभी मलिहा से हसद महसूस नहीं हुआ। उसके लिए यही बात बहुत थी कि मलिहा की बदौलत वो उस हस्ती को देखता था जिसको प्यार से एक नज़र देखने पर एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। वो हर रोज़ कितने हज करता था उसे खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर वो कभी भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि उनके सामने चला है। वो मलिहा के लिए लड़का देखने पाकिस्तान आई थी, मगर उमर का इरादा मलिहा की शादी के बाद उन्हें हमेशा अपने पास अपनी नज़रों के सामने रखने का था। बाहर रिमझिम बारिश हनूज़ जारी थी। वो बड़ी मुश्किल से ड्राइंग करके घर पहुंची थी। कुछ तो बारिश का बेहिसाब पानी था, कुछ न्यू ईयर मनाने वालों का रश, और फिर खुद उसका भी जहनी तवाज़ुन कहाँ ठीक था। वो कहीं बार गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठी थी, मगर फिर भी बचती बचाती घर तक आ ही गई थी। जिसम हल्का हल्का बुखार की लपेट में था और सर बुरी तरह चकरा रहा था। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए वो फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकली। तवील राहदारी बारिश से भीगी हुई थी। वो शकीस्ता कदमों से चलते हुए अंदर दाखिल हुई। लाउंज से बातों और आवाज़ों का शोर आ रहा था, मगर वो कोई भी ध्यान दिए बगैर सीधी अपने कमरे में चली आई। घर वालों ने तो यूं भी उसकी खामोशी का नोटिस लेना छोड़ दिया था। वो जब से उमर से नाराज़ होकर आई थी तब से कदरें बुझी बुझी और उदास रहने लगी थी। अपना ध्यान बटाने के लिए उसने बाबा के दोस्त का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो उमर को ज़हन से झटक नहीं पाई। वो लाशऊरी तौर पर उसके शऊर में बसने लगा था। उसे एतराफ़ था वो उमर हसन की मोहब्बत में बड़ी बुरी तरह गिरफ्तार हो गई है, मगर इस बात का अब एहसास हुआ था जब वो शख्स ही हाथ से फिसल गया था। पर्स साइड टेबल पर पटकते हुए वो नढहाल से अंदाज में सोफे पर गिर गई। उस पर्स में अपनी किस्मत का परवाना वो साथ लाई थी, मगर खोल कर देखने का ना इरादा था ना हिम्मत। क्या कुछ नहीं था जो उसे याद आ रहा था? उमर, उसकी बातें, उसके कहके, उसकी शरारतें, वो कुछ भी तो नहीं भूली थी। वो समझती थी उमर कभी तैमूर की जगह नहीं ले सकता, मगर तैमूर तो उसकी ज़िंदगी में कहीं था ही नहीं। आंसू बड़ी तेज़ी से गालों पर फिसलने लगे, जिन्हें साफ करने की भी उसने ज़रूरत महसूस नहीं की। खुली खिड़कियों से आने वाली यखवस्ता हवाएं कमरे को बर्फ़ कर रही थी। वो आहिस्ती से उठी और खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। मलिहा उमर हसन की होने जा रही थी और वो चुपचाप तमाशा देख रही थी। दफतन कमरे में शनासा कदमों की चाप उभरी, वही चाप जो उसका गुमान बन गई थी। वो अपना वहम जानकर बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, मगर अगले ही पल जब किसी ने हौले से उसे पुकारा तो वो फौरन करंट खा कर पलटी। समाहत के साथ साथ उसे अपनी बसारत पर भी धोखे का गुमान हो रहा था। ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था में मखसूस विशिंग कार्ड्स के हमरा, रोशन और जगमगाती आंखों वाला वो साहिर सा मर्द उमर हसन ही था। कमरे के वस्त में खड़ा उम्मीद के ढेरों जुगनू लिए वो उसे मनाने आखिर आ ही गया था। राबिया एक लम्हे के लिए जैसे अपनी जगह से हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। उमर सचमुच उसके सामने था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। और उमर के मुस्कुराते लब उस रोई रोई बिखरी बिखरी सी लड़की को इतने दिनों बाद अपने रूबरू देखकर बेसाख्ता सिमटे थे। वो उसे अपने लिए परेशान देखना चाहता था, मगर यूं टूटा हुआ नहीं। उसका हिजर उसे इस कदर नढहाल कर देगा ये उसके गुमान में भी नहीं था। वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ा।
फूल और कार रास्ते में ही हाथ से फिसलकर नीचे गिर गए थे। राबिया का इन्हमाक उसे करीब देखकर भी नहीं टूटा। वो अभी तक पथराई नज़रों से उसे देख रही थी। उसका छोटा सा मजाक उसकी ये हालत कर देगा वो कहाँ जानता था। तभी नज़रें चुराता हुआ वो एक कदम आगे बढ़ा। सर उठाने का हौसला ही कहाँ था। उमर, राबिया ने उसका बाजू दबोचा, जैसे उसकी वहाँ मौजूदगी का खुद को यकीन दिला रही हो, और उमर को एक बार फिर अपनी शरारत पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अब क्यों आए हो यहाँ? अब क्या रखा है इधर? उसके बाजू को झंझोड़ते हुए वो एकदम हज़ियानी होकर चलाई थी। तुम बहुत बुरे हो उमर, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। तुम तो तैमूर से भी ज़्यादा घटिया और कमीने हो। तुम्हें हमेशा मुझे रुलाकर सुकून मिलता है। देखो तुमने मेरी आंखों में कितने समंदर भर दिए हैं। जश्न मनाओ अपनी फतह का, तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए हो। अजीब जुनूनी अंदाज था उसका, फुफरा हुआ। उमर ने उसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा और फिर दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए नदामत से बोला, आई एम सॉरी राबिया, मुझे एतराफ़ है मैं बुरा हूँ, मगर पता नहीं क्यों तुम्हें अपने लिए फ़िक्रमंद देखकर मुझे हमेशा से अजीब सी तमानियत और अहमियत का एहसास होता है। हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हें सताता रहा था, मगर ये भी सच है कि जब तुम नाराज़ हो जाती हो तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मेरा इरादा तुम्हारी दिल आज़ारी का नहीं था। उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिए वो किस कदर लजाजत से बोला तो राबिया एकदम ठठक कर बेयकीन नज़रों से उसे देखने लगी। बाहर से आने वाली हवाओं से ज़्यादा बर्फीला उमर का ये जुमला था, मैंने सिर्फ मजाक किया था। वो बुरी तरह बर्फ़ हुई थी। वो शादीगार मजाक था, वो सफ़ेद लिफाफा मजाक था, या फिर कल जो धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल उसने की वो मजाक था। अगर ये सब मजाक था तो कितना घटिया और बेहुदा मजाक था। उसका दिल चाहा वो उमर का मुंह नोच ले या फिर उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारे कि आइंदा वो इस तरह का मजाक भूल जाए। वो कौन होता था उसे आजमाने वाला, उसके जज्बात से खेलने वाला? मगर अजीब बात थी कि बजाय उस पर चीखने और चिल्लाने के वो बेआवाज़ रोने लगी। आंसू कतार दर कतार चले आ रहे थे। उमर को खाली खाली निगाहों से देखते हुए वो उसके सामने यकसर बिखर गई। उन आंखों में अपने लिए आंसू देखना उसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी, और आज जब वो उसके लिए रो रही थी तो उसे दुख हो रहा था। उसने आगे बढ़कर राबिया के चेहरे को दोनों हाथों में थामना चाहा, मगर उसने सख्ती से उसके बढ़े हुए हाथों को झटक दिया और ख़ुद भी बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। ज़िंदगी तुम्हारे लिए मजाक होगी उमर, मगर मेरे लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो अचानक हलक के बल चलाई थी। अंदर की बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी। उमर ने बेबसी से होंठ कुचले। उसकी इस कदर नाराज़ी का तसव्वुर तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। राबिया प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, तुम किस बात पर नाराज़ हो, वाज़े तो करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी उमर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज़, वो अजीब ज़िद्दी अंदाज में बोली। अच्छा चला जाऊँगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। वो उसके सामने डटकर खड़ा रहा। वो भी कौन सा कम ज़िद्दी था। मैंने कल जो भी कहा वो यूं ही तुम्हें सताने के लिए कहा था। मलिहा ने मुझे समझाया भी था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इस बार तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें एतराफ़ करना होगा कि मेरी अहमियत कितनी है तुम्हारी नज़रों में। और सॉरी, इस सिलसिले में मैंने मलिहा को भी घसीटा, जबकि सच तो यह है कि मेरी ज़िंदगी में अहमियत तो सिर्फ 2 लोगों की है, एक तुम और दूसरी वो हस्ती जिसके आगे तुम्हारी अहमियत भी मानित पड़ जाती है। वो अजीब शिकस्ता से अंदाज में बोल रहा था और राबिया साकित से उसे देखे जा रही थी। और वो दूसरी हस्ती मेरी माँ है राबिया, वो औरत जिससे मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत है, और वो औरत जिसके बगैर मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। मुझे सारी ज़िंदगी उस औरत से शिकवे रहे, मगर जब जब मैं उनको देखता हूँ सारे शिकवे फ़िज़ा में तहलील हो जाते हैं। और ये सच है कि जिनसे मोहब्बत हो उनके लिए दिल कुशादा करने ही पड़ते हैं। क्या तुम अपने दिल को मेरे लिए कुशादा नहीं कर सकती? माँ का जिक्र करते करते वो अचानक उसकी तरफ पलटा था, और राबिया जो इन्हमाक से उसकी माँ के लिए वालहाना मोहब्बत देख रही थी, उसकी खामोशी के साथ ही उसका सख्ता टूटा और वो ज़्यादा ही गलत समझे बैठी थी। उमर का ये रूप उसके लिए अनोखा भी था और नया भी। जिस बात को बुनियाद बनाकर वो उमर से झगड़ कर आई थी उस बात की तो कोई हकीकत ही नहीं थी। वो अपनी माँ को घर लाने की बात कर रहा था और वो कुछ और समझी थी, मगर गलत वो भी कहाँ थी। उमर ने जानबूझकर उसे पर्दे में रखा था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त उसकी गलत फहमी दूर कर सकता था, मगर उसने जानबूझकर उसे अजियत की सूली पर लटकाए रखा। कोई बोझ था जो दिल से सिरका था, मगर उमर से तो अब भी बहरहाल बहुत से शिकवे थे। उमर की बात का कोई जवाब दिए बगैर वो उसके पहलू से निकलकर साइड टेबल तक आई थी, जिस पर पड़ा पर्स उसने लर्जते कामते हाथों से खोला था। वो सफ़ेद लिफाफा सारा दिन उसके लिए हवा बना रहा। इसमें तो शायद ऐसी कोई बात थी ही नहीं। बेदर्दी से लिफाफा चौक करते हुए वो बेआवाज़ रो रही थी।
2 टिकट और एक फटी हुई तस्वीर जैसे स्लो मोशन टेप से जोड़ा गया था उस लिफाफे से बरामद हुई थी। तस्वीर पर एक सरसरी से नज़र डालकर उसने टिकट उठाए। ये उम्रे की फ़्लाइट की टिकट थे। हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात ने अचानक उस पर धावा बोल दिया था और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खुशी भी तो बंदे को बेतहाशा रुलाती है, और इस वक्त यही कैफियत उसकी थी। जिस चीज़ से वो डर रही थी उसमें कितना मुक़द्दस तोहफ़ा छुपा हुआ था उसके लिए। और ये राबिया को मनाने के लिए उमर की पहली कोशिश थी। उसे यूं बुरी तरह रोते देखकर वो तेज़ी से उसके करीब आया था। उसके लर्ज़ते कांपते वजूद पर एक तरहम भरी नज़र डालते हुए उसने अपनी जैकेट उतारी थी। इतनी सर्दी में वो बगैर किसी गर्म कपड़े के पता नहीं इतना वक्त कैसे बाहर गुजार आई थी। आहिस्ती से अपनी जैकेट उसके कंधों पर डालते हुए उसने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। तुम मुझसे नाराज़ हो, ठीक है, मगर खुद से कौन सा बदले ले रहे हो? मरने का इरादा है तुम्हारा? उसे अपने हसार में लेते हुए वो पहली बार खफकी से बोला था। राबिया के रोने की रफ्तार में और भी तेज़ी आई। उसने उमर के हसार को तोड़ना चाहा, मगर वो हसार टूटने के लिए कायम नहीं हुआ था। मर जाऊँ तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी ज़िंदगी में तो बहुत है। शिकस्तगी से कहते हुए उसने थक कर उमर के सीने पर सर टिका दिया। आंसू बड़ी तेज़ी से उसकी शर्ट भिगोने लगे। तुम हमेशा मुझसे बदगुमान ही रहना यार, मगर कसूर तुम्हारा भी नहीं। मैंने खुद को इतना बुरा बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया है कि मेरी ज़ात की अच्छाइयाँ हमेशा तुम्हारी नज़रों से ओझल ही रही। खैर, मुझे समझने के लिए एक उम्र पड़ी है। बस इतना यकीन कर लो कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी है न होगी। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि कभी कभी पागलपन की हदों को भी छू आता हूँ। अजब लो देता लहजा था उसका। पुरशौक जज्बात की हिद्दत से दहकता हुआ वो अपनी दीवानगी में खुद ही हंस रहा था। तुम्हारी मोहब्बत में हमेशा मैंने हर वो काम किया जिसका अंजाम मेरी तवक्को से भी बुरा हो सकता था, मगर तुम्हारी खुशी के आगे मुझे मेरी हर कोशिश, हर फेल हिच लगा। वो विशिंग कार्ड्स जो तुम्हें तैमूर के नाम से मौसूल होते थे, वो बाकायदगी से मैं भेजता था। तैमूर भला तुम्हारी पसंद से इतना वाकिफ़ ही कब था? तुम्हें उसकी तरफ से विश का मुंतज़िर पाकर मुझे यही एक तरीका सूझा था तुम्हें खुश करने के लिए, मगर मैंने तुमसे धोखा किया था राबिया। मैं भूल गया था कि झूठ की बुनियाद हम मोहब्बतों के ताजमहल तामीर नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उस शख्स के ख्वाब दिखाए थे जिन आंखों में तुम्हारी कभी शबीह भी नहीं लहराई, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, और तैमूर की तुमसे शादी न करने की ज़िद भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। उसके हाथ यही कार्ड्स लग गए थे जो मैं उसके नाम से भेजता रहा था। उमर शर्मिंदगी से एतराफ़ कर रहा था और राबिया हैरतों में घिरी खड़ी थी। उमर के इंकशाफ ने जहाँ उसे अजियत दी थी, वहीं कोई फांस भी थी जो सीने से निकली थी। हेज़ल ग्रे आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो वाकई उमर हसन की मोहब्बत को कभी नहीं समझ सकती थी, जो उसे मारता भी था और उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था। उसकी बचकाना हरकत ने उसके एहसासात मजरूह किए थे, और अब उसे क्या एहसास दिलाती? तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो उमर, मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकती। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे वो गुलूगीर आवाज़ में बोली थी। वो सफ़ेद लिफाफा उसके सामने पड़ा था, जिसे अगर वो सुबह ही चाक करके देख लेती तो इतनी अजियत बर्दाश्त न करनी पड़ती जो सुबह से कर रही थी। कुछ गलती तो अपनी भी थी। मैं इतना मुश्किल नहीं हूँ यार, यकीन करो। थोड़ी उसके सर पर टिकाते हुए उसने तमानियत का सांस भरा, फिर अचानक कुछ याद आने पर बोला, मलिहा से मिलोगी तुम? वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं। उमर के हसार से निकलते हुए वो नाराज़ी से बोली, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं निकल सकती, और ये तस्वीर, उससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? वो बीवियों वाले मखसूस लड़ाका अंदाज में उससे उलझी थी, और वो उसका खफा खफा अंदाज देखकर हंस पड़ा था। ये मलिहा और उसकी मम्मा जानी है, यानी एक तैमूर की मोहब्बत और एक मेरी। मैंने सोचा एक तीर से 2 शिकार कर लूँ, मगर मुझे क्या पता तुम लिफाफा चाक करके देखोगी ही नहीं। क्या मतलब? वो खुशगवार सी हैरत में घिर कर उसे देखने लगी। तैमूर जिस लड़की में इंटरेस्टेड था वो मेरी फ्रेंड मलिहा अहमद ही तो थी। हाँ, मलिहा मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात रखती थी, मगर मेरी उसमें दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक थी कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी। अगर तुमसे मेरी हंगामी शादी न होती तो फिर यकीनन मलिहा से बेहतर और कुछ कोई नहीं था, मगर वो तैमूर के साथ मुझसे भी ज़्यादा खुश रह सकती है। उसका लहजा पुरयकीन था। तैमूर को ये तस्वीर तुम्हारे कमरे से मिली थी, फटी हुई हालत में। वैसे ये तस्वीर तुम्हारे कमरे में आई कैसे? और सच बताओ, तुमने इसे फाड़ा क्यों था? जुमानी अंदाज में कहते हुए उसने खामोश खड़ी राबिया को छेड़ा, जो सर झुकाकर पहली बार धीरे से मुस्कुराई थी। यह एतराफ़ मुश्किल था कि उसे तब भी उमर की दोस्त से हसद महसूस हुआ था। अच्छा, अब संभाल कर रखना इसे। मम्मा से मिलोगी? मलिहा की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई हैं।
जिस औरत से वो खुद एक बार भी नहीं मिला था, उससे मिलने की राबिया को ऑफ़र कर रहा था। और भला उसे क्या एतराज़ हो सकता था। वो शानियाँ चुकाते हुए धीरे से हंसकर बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा फिर तो मलिहा को भी लगे हाथों मिल लाओ। शादी की सब तैयारियां मुकम्मल है, सिर्फ रुखसती शारजा से होगी और वो दोनों आज रात की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। ओके जनाब, और जो अपनी शादी का कार्ड भेजा था वो? उसे कुछ याद आया तो तनक कर बोली। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ तो ठीक ही भेजा था। शादी की सारी रसूमात दोबारा से दोहराएंगे। क्या हुआ जो निकाह नहीं होगा? बाकी सब मम्मा के हाथों ही होगा। बेटी के साथ बेटे को भी दूल्हा बना देख लेंगी। तुम्हारा बचपना कभी रुखसत नहीं होगा। राबिया को उसकी प्लानिंग पर हंसी आई। तो रुखसत करना भी क्यों है यार, अभी उम्र पड़ी है बूढ़ा होने में। उसके सुर्ख नाक को जोर से दबाते हुए वो जिंदा दिली से बोला तो वो उसका हाथ पीछे झटकते हुए अपनी नाजुक नाक सुहराते हुए खफकी से बोली, मलिहा को सी ऑफ करने जाना है या नहीं? बाहर वैसे ही नए साल का जश्न मनाने वालों ने ऊधम मचा रखा है। अब निकले तो वक्त पर पहुंचेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। इस फजूल से हुलिये में तो मैं तुम्हें ले जाने से रहा। खुद तुम कहाँ के प्रिंस हो? उसे मसनूही खफकी से डांटते हुए वो वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। मैंने सुना था तैमूर ने शादी के दिनों में तुम्हें बहुत शॉपिंग करवाई थी। कैमल कलर का दीदा जेब सूट निकालते हुए राबिया के हाथ बुरी तरह ठटके। वो उलझ कर पलटी। तो कुछ नहीं, बस आज एक हिसाब चुका दिया। दिलचस्पी से उसे देखते हुए वो बात गोल कर गया। राबिया ने बेनियाजी से शाने चुकाए। तुम तैयार हो जाओ, मैं मलिहा को एक कॉल करके आता हूँ। शरीर सी नज़रों से उसे देखता हुआ वो सेलफोन हाथ में लिए टेरिस की तरफ पलटा और राबिया सर झटक कर धीरे से हंस दी। पूछोगी नहीं कॉल करके उसे क्या कहूँगा? थोड़ी दूर जाकर वो एड़ियों के बल पलटा। राबिया ने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुझसे नाराज़ है ना, उसे मनाना है। वो खुद ही डीठ बनकर बताने लगा। नाराज़ क्यों है? वो कहती है मोहब्बतों में झुक जाना रिश्तों को नाराज़ करने से ज़्यादा बेहतर है। क्या सच है ये? वो शरीर सी नज़रों से उसे देख रहा था और वो समझकर मुस्कुरा दी। बिल्कुल, तुम बहुत अजीज़ हो उसे, और मैंने जिस तरीके से तुम्हें सताया उस पर बहुत गुस्सा है उसे। लेकिन अब हम दोनों को इकट्ठा देखेगी तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। फिर फ़ोन मत करो, उसे अचानक सरप्राइज़ देंगे। उस अनजानी लड़की की अपने लिए मोहब्बत उसे एक पल के लिए शर्मिंदा कर गई थी। तभी सीने पर हाथ बांधते हुए वो भी मोहब्बत से बोली थी। उमर अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से हंस पड़ा था। तो चलो उसे मनाने और रुखसत करने चलते हैं। वो पलट कर उसकी तरफ आया था। सब्र करो, चेंज तो कर लूँ। वो मुस्कुराती हुई उसके सामने से हटने लगी थी कि अचानक वो सामने आया। फिर मेरी पसंद का ड्रेस पहनो। हैंगर उसके हाथ से छीनते हुए वो प्यार भरी धुन से बोला था और वो उसकी ज़बरदस्ती पर खौल कर रह गई। उमर, वो दबी दबी आवाज़ में एहतजाजन चिल्लाई थी। क्या है? दूसरी तरफ उसकी आंखों में हलूल शरारत रक्स कर रही थी। तुम कभी नहीं सुधर सकते। खफकी के बावजूद वो हंस पड़ी थी और अगले ही पल उमर हसन का जानदार कहका पूरे कमरे में गूंजा था। मोहब्बत उस पर अबर बनकर बरसी थी और उसे भी उस बारिश में कितना भीगना था वो खुद नहीं जानता था। और अभी तो सारा वलीद की मोहब्बत से भी अपना हिस्सा वसूल करना था। कुछ देर बाद राबिया के संग घर से निकलते हुए वो अपने दिल की धड़कनों को शुमार कर रहा था। एक मोहब्बत उसकी मुट्ठी में थी और दूसरी को अभी मुट्ठियों में कैद करना था। दिल जिस नाम पर रुकता और धड़कता था उससे मिलने का तस्वुर ही बड़ा दिल नशीन था। राबिया की अखियों से उसे ड्राइविंग करता देख रही थी। खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी जो उसके चेहरे को और भी दिलकश बना रही थी। उसने सरहद से नज़रें चुराई, मबादा उसकी नज़र ही न लग जाए, और फिर खिड़की के पार देखने लगे। बाहर रिमझिम बारिश जारी थी। रात की तारीकी भी हर सू फैली हुई थी, मगर अब बाहर का हर मंजर उसे दिलकश लग रहा था। वाकई दिल के मौसम अच्छे हों तो सारे मौसम अच्छे हैं, और राबिया उमर के दिल का मौसम भी बदल गया था। अब वहाँ बहार थी और उमर हसन की मोहब्बतों की बारिश। और ये था खूबसूरत सा नावल जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा और आप लोगों को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करती तो ये बहुत लंबा हो जाना था और जिसको एक साथ मुझे अपलोड करना भी मुश्किल होना था। तो अच्छा किया कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक बताइएगा और ये बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग नमल नावल सुन रहे हैं तो सारी एपिसोड्स स्टार्ट से ही सुनिए। मतलब ऐसे मत करें कि पेंडिंग पर रखते हैं कि जब कंप्लीट नावल होगा तो तब आप लोग सुनेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों का फीडबैक क्या है और आप लोगों
को अच्छा लग रहा है नावल या नहीं लग रहा। वैसे तो मुझे उस नावल को पढ़ना ही है, आप लोग सुनो ना सुनो मुझे मजबूरी में अब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो नावल नहीं पढ़ा हुआ और मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगा है वो नावल और मैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रही हूँ। और मैं चाहती तो हूँ कि मैं जल्दी तानिया ताहिर का नावल स्टार्ट करूँ, बट फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ करूँ ना करूँ। तो आप लोग बताइए कि मैं उसका नावल स्टार्ट करूँ या ना करूँ, क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, तो अपना वो भी बता दीजिएगा। और अभी मैं एक और नावल रिकॉर्ड करूँगी दूसरे चैनल के लिए। हाँ, आप लोग दूसरे चैनल पर भी जाकर मेरे नावल सुन सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट नावल्स अपलोड कर रही हूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाइए और मुझे वहाँ भी बताइएगा कि आप लोग वहाँ से आए हैं मेरी इस वीडियो के बाद, ठीक है? तो वो भी बहुत अच्छे नावल्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।